Hello, my dear student. I am Subodha going to discuss about the third use of dimensional equation under the banner of an academic point Acharya Mose, situated in the street of joining Dandruff to Burnal. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डायमेंशनल इक्वेशन सेकेंड यूज मतलब उसके डायमेंशनल इक्वेशन का सेकेंड यूज क्या है, क्या यूज करते हैं। नहीं तो डायमेंशनल इक्वेशन के सेकेंड यूज में पढ़े थे कि किसी भी भौतिक राशि के यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं और उसमें फॉर्मूला हम बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे? n1 into m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c equal to n2 into l to the power a, l to the power b, t to the power c। ये फॉर्मूला हम डिराइव किए थे, बताए थे। इसका इस फॉर्मूला पर एक दो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके बताए थे नहीं? और यदि आप लोगों को यदि लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चन पर सॉल्व किया जा सकता है, करें तो कमेंट में लिखिएगा, हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम बता रहे हैं थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। थर्ड यूज ये है कि डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा हम किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि क्या कहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का F का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mv²/r। इस फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके। थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम उस भौतिक राशि के लिए सूत्र को मालूम कर सकते हैं, सूत्र ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको यह मालूम रहे कि दिया गया भौतिक राशि अन्य किन राशि पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ अभी आप यहीं देखिए F फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हुआ कि जब किसी कण को एक वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए जो आवश्यक बल लगता है, जो आवश्यक बल जरूरत होता है, उसी बल को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यह फोर्स हमेशा पथ के केंद्र के अलोंग लगता है। नहीं? तो यहाँ पर कौन घूम रहा है? एक पार्टी घूम रहा है, कुछ वेग से घूम रहा है और पथ की त्रिज्या कुछ है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कुछ होगा। तो तीन क्वांटिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। हम ये कह सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए किसी कण का बल, किसी कण पर लगने वाला बल जो है वह कण की मात्रा पर, कण के वेग पर और पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नहीं, यह मालूम हो गया तो हम F का फॉर्मूला क्या होगा? F का फॉर्मूला जो होता है mv²/r, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। इतना बात समझ गए? क्या समझे कि यदि किसी बहुत विमेय समीकरण के थर्ड यूज के द्वारा, डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि के लिए सूत्र ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें यह ज्ञात है कि दिया गया राशि अन्य किन भौतिक राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं कि जैसे अभी एग्जाम्पल में क्या देखे, जैसे एग्जाम्पल क्या बोले कि जैसे क्या कहेंगे, जैसे हम प्रश्न है आपका कि वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण पर, गतिशील कण पर क्रियाशील
केंद्राभिगामी बल, केंद्राभिगामी बल F है, बल F है। बल F फर्स्ट नंबर क्या कहेंगे? कण के मास m पर। दूसरा में क्या है? कण का वेग, कण का वेग v पर, तथा थर्ड नंबर में क्या कहेंगे? पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ये F जो है तीन बात पर निर्भर कर रहा है। कण के मास m पर, कण के वेग v पर और पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो हम बल के सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो निर्भर करने का मतलब क्या हुआ? यहां पर यह सोचना होगा। निर्भर करने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है m के बढ़ने से f बढ़े या m के बढ़ने से f घटे, दोनों बात हो सकता है। निर्भर करने का मतलब यही होता है। तो बढ़ने से अगर बढ़ता है तो इसे संबंध को समानुपाती करते हैं, और एक के बढ़ने से दूसरा अगर घटता है तो इसी संबंध को व्युत्क्रमानुपाती करते हैं। यहाँ पर दो बात आया, एक समानुपाती पद आया, दूसरा व्युत्क्रमानुपाती पद आया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि n का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/m होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो इसका मतलब हुआ कि ये F जो है m के समानुपाती है या m के व्युत्क्रमानुपाती है, यह पता किससे चलता है? यह पता चलेगा इसके पावर से। नहीं, जैसे कहीं पर हम लिखे, जैसे इसलिए क्या कर सकते हैं कि F समानुपाती है m पर पावर a के। ये हमको मालूम नहीं है। a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। m निकाल a का मान हम निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा तो समानुपाती होगा जाएगा। पॉजिटिव होगा, a का मान अगर पॉजिटिव होगा तो f समानुपाती m के हो जाएगा, और a का मान अगर नेगेटिव में आता है तो f समानुपाती 1/m हो जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब कि ये f जो है m के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, ये पता चलता है इसके पावर से। a अगर पॉजिटिव होगा तो समानुपाती होगा, a अगर नेगेटिव प्राप्त होता है तो f जो होगा m के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, फिर क्या ये दूसरा पर दूसरे वाले को भी मान लेंगे। ये f समानुपाती होता है v टू द पावर b के। v टू द पावर b के, यहाँ पर b का भी मान निकालेंगे, वह भी पॉजिटिव आएगा तो समानुपाती हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और तीसरा है यही समानुपाती होता है r टू द पावर b c के। तो f जो है तीन बात पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम इसके पावर दे करके हम इसको कुछ मान लेते हैं कि f समानुपाती m टू द पावर a है, f समानुपाती v टू द पावर b है, और f समानुपाती r टू द पावर c है। यही फॉर्मूला बन गया, तीनों को मिला देंगे। नहीं, तीनों को मिला देंगे तो हो जाएगा f समानुपाती m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। ठीक है, तो यहाँ समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि ये इतना, इसका प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो ये f भी बढ़ेगा, तीनों का प्रोडक्ट अगर घटेगा f भी घटेगा।
तो इसको बराबर, ये बराबर नहीं है अभी तक, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा सम कांस्टेंट k इंटू m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c। यही आपका फॉर्मूला बन गया, क्या आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कमी क्या है, कमी ये है कि ए बी सी का मान जानना है, ठीक है। ए बी सी का मान जानने के लिए हम क्या करते हैं, वही कि चूंकि हम क्या पढ़े, पहला यूज में क्या पढ़े थे, यदि पावर समान आता है तो फॉर्मूला सत्य होता है। और यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाए हैं, इसका मतलब ये सत्य है, इसका मतलब इसको उल्टा पावर को समान होना तक होगा, समझ लेंगे नहीं। हम क्या पढ़े थे पहला युग में, पहला युग किस सिद्धांत पर बेस्ड था, तो पहला युग था वो समघाता के सिद्धांत पर बेस्ड था। मतलब कि लेफ्ट साइड में जितना भी क्वांटिटी है उसका पावर राइट साइड में जितना क्वांटिटी है उसके पावर के अलग अलग बराबर होता था, तो हम समझते थे कि सूत्र सत्य है। नहीं, इसका उल्टा यहाँ आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या है, सूत्र ही सत्य है। तो इसके दोनों ओर जो एम एल टी आएगा उसका जो पावर हम निकालेंगे पाएंगे, वह पावर क्या होगा, इक्वल होगा। इसी पर हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। नहीं तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों ओर की राशि का बीमा पहले लिखते हैं। बीमा लिखने से, बीमा क्यों लिखना है, सभी दोनों ओर जो होगा मास लेंथ टाइम इसी पद में आ जाएगा। तब हम पावर इक्वल कर देंगे, उससे ए बी सी का मान निकल जाएगा और ए बी सी का मान यहाँ रख देंगे तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कहिएगा कि क्या करेंगे, हम यहाँ ये करते हैं कि समीकरण फर्स्ट के समीकरण फर्स्ट के दोनों ओर के राशि का बीमा लिखने पर बीमा एफ बल है, बल का बीमा कौन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2 होता है। हाँ यहाँ एक बार छूट गया, क्या छूट गया, के के बारे में। तो के क्या है, के डायमेंशन लेस और यूनिट लेस कांस्टेंट होता है। के का ना तो कोई डायमेंशन होता है ना कोई बीमा होता है, यूनिट होता है, ठीक है। इसलिए हम बीमा लिखेंगे तो के का कोई बीमा नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया के इंटू एम टू दी पावर, एम का बीमा तो नहीं होगा, एम टू दी पावर ए हो गया। भी का बीमा क्या होता है, भी का बीमा होता है एल टी पर पावर -1 इस पर पावर बी है। और आर क्या है, आर तो रेडियस है, रेडियस का मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, तो लेंथ हो गया। तो लेंथ को हम लिखते हैं एल से, एल पर पावर सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या निकला, एम एल टी टू दी पावर -2 इक्वल टू के इंटू, यहाँ भी एम अकेले है, हाँ, लेकिन यहाँ एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है। यहाँ एल का मतलब इस पर पावर क्या है कि ये होल पावर भी है, इसका मतलब ये पावर भी इस पर भी है, इस पर भी है। तो इस पर पावर एल पर पावर भी आया, यहाँ एल पर पावर सी है, गुणा में दोनों का पावर जुटेगा तो एल पर पावर बी प्लस सी हो जाएगा। तो एल पर पावर बी प्लस सी हो जाएगा। और टी पर भी पावर है तो टी पर पावर -1 इंटू बी, पावर का पावर इंटू होता है, पावर का पावर नहीं, पावर पर पावर होता है तो क्या होता है, इंटू होता है। जैसे कि के एक्स स्क्वायर पर पावर 3 है, इसका क्या मतलब,
कि इसको दो तरह से समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर पर पावर 3 है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर 3 बार लिखेंगे, नहीं तो ये आ जाएगा गुना में अब एक्स पर पावर 6 हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है, या नहीं तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि ये पावर 3 दूनी 6 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो पावर का पावर गुना होता है, तो यहाँ पर भी -1 इंटू बी तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और तो सब खत्म हो गया, ये हो गया, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे कि चूंकि ये फॉर्मूला मेरा सत्य है इसलिए क्या होना चाहिए, दोनों ओर एम एल और टी का पावर इक्वल होगा अलग अलग, नहीं चूंकि फॉर्मूला सत्य है इसलिए दोनों ओर m का पावर इक्वल होगा, m का पावर m के पावर बराबर होगा, l का पावर l के पावर बराबर होगा, t का पावर t के पावर बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर ऑफ m L and T in both side, in both side, ठीक है। पावर को करती है हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ m, पावर ऑफ m, एल में क्या है 1 है, 1 इक्वल टू हो जाएगा पावर ऑफ m e, नहीं है पावर ऑफ l, पावर ऑफ एल, एल का पावर यहाँ क्या है 1 है, और इधर क्या है b प्लस सी है, तो b प्लस सी के बराबर कर देते हैं, और पावर ऑफ टी, पावर ऑफ टी या क्या है -2 है, और यहाँ क्या आ जाएगा -b है, इसको कहते हैं इक्वेशन ए, इसको कहते हैं इक्वेशन बी, इसको कहते हैं इक्वेशन सी, ठीक है। तो क्या देखें कि यहाँ हमको मालूम हो गया कि a का मान क्या है 1 है, इस a का मान इसमें रख देंगे, नहीं तो b प्लस सी का मान मालूम हो जाएगा, और यहाँ b का मान क्या है, ये तो a इसमें है नहीं, यहाँ b का मान इसमें रख देंगे, नहीं क्या देख रहे हैं कि समीकरण a से, समीकरण ए से हमको क्या मिला, हम पाते हैं, कि ए बराबर क्या है, ए बराबर 1, तथा बी से क्या पाते हैं, तथा सी से क्या पाते हैं, सी से क्या पाते हैं कि बी बराबर -b बराबर -2 है, नहीं -b बराबर -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, नहीं तो b का मान 2 निकल गया, b बराबर 2 हो गया, समीकरण b में b का मान रख देते हैं, समीकरण b में b का मान रख देंगे c निकल जाएगा, क्या कहेंगे, समीकरण b में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो b क्या है आपका, b है b प्लस सी इक्वल टू 1, है ना, b प्लस सी इक्वल टू 1, b का मान 2 है, 2 प्लस सी इक्वल टू 1, इसलिए c बराबर हो जाएगा 1 - 2 बराबर -1, तो c का मान निकल गया, c का मान निकल गया, तो a का भी मान मालूम हो गया, c का भी मान मालूम हो गया, और b का भी मान मालूम हो गया। अब मेरा काम क्या है
कि हम समीकरण फर्स्ट में ए बी सी का मान रख देते हैं। तो क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट में ए बी सी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में ए बी तथा सी का मान रखने पर ठीक है। फर्स्ट क्या निकाले हैं, फर्स्ट निकाले एफ इक्वल टू के इंटू एम टू दी पावर ए का मतलब 1 निकाले हैं, भी टू दी पावर बी का मतलब 2 निकाले हैं, और आर टू दी पावर सी का मतलब 1 निकाले हैं। तो हो गया, एफ इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एम पावर 1 तो लिखा था, छुपा रहता है। आइए हो गया भी स्क्वायर, इस पावर को नीचे ले, इस आर को नीचे लेंगे पावर प्लस हो जाएगा, तो बटे आर। यही फॉर्मूला होता है केंद्र पसारी बल का, केंद्र भिगामी बल का। एफ इक्वल टू के एम भी स्क्वायर बटे आर। यहाँ के का मान 1 होता है, के कांस्टेंट का मान जब भी हो गया मालूम करेंगे वो एक्सपेरिमेंट करके निकलता है, और एक्सपेरिमेंट से के का मान 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए F बराबर हो जाएगा एम भी स्क्वायर बटे आर। तो ये निकल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए। इस पर भी, इससे भी नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे सरल दोलक का नाम सुने हैं। सरल दोलक क्या है, एक हल्के लचीले तथा न बढ़ने वाले धागा से एक भारी बड़ी को बांध दिया जाए और धागा पे किसी सपोर्ट से लटका दिया जाए, और बड़ी को थोड़ा सा स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वह टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे यहाँ तक खींच के छोड़ दिए, यहाँ ला कर छोड़ दिए, या यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ जहाँ से मोशन किया वहाँ फिर लौट गया, तो इसी को कहते हैं वन ऑस्किलेशन, एक दोलन। और एक दोलन में जो समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। नहीं, तो सरल दोलक का आवर्तकाल जो है वो सरल दोलक में कौन कौन क्वांटिटी इन्वॉल्व है। सरल दोलक में कौन कौन, धागा है तो धागा की लंबाई होगा या एक क्वांटिटी हो गया, धागा जैसे गुल्ली बांधे हुए हैं तो उसका मास होगा, तो मास दूसरा क्वांटिटी मास हो गया। तीसरा क्वांटिटी क्या होगा, गुल्ली जो है धागा से गुल्ली, जो धागा से गुल्ली को बने हैं तो गुल्ली क्या होगा, इस धागा को स्ट्रेट रखता है। क्यों, कैसे स्ट्रेट रखता है, चूंकि गोली को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, नहीं? तो पृथ्वी जो अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, इसको क्या हो रहा है, यह कौन सा फोर्स है, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल। और बल क्या करता है, किसी भी बॉडी में बल लगता है तो बल क्या करता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक काम यह भी करता है कि उस बॉडी में एक त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण का मतलब उसके वेग में परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर ये त्वरण जो उत्पन्न हुआ, ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको कहते हैं गुरुत्वजनित त्वरण। नहीं, तो गुरुत्वजनित त्वरण को हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्तकाल जो हुआ वह क्या हुआ, एक धागा की लंबाई एल पर निर्भर किया करेगा, दूसरा गुल्ली जो बांधे हुए हैं जिसको कि हम बॉब कहते हैं, बॉब के मास पर निर्भर करता है, और तीसरा गुरुत्वजनित त्वरण पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल ये 3 क्वांटिटी पर निर्भर किया।
आवर्तकाल ये तीन क्वांटिटी पर निर्भर किया, तो हम आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यही क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा? एक सरल दोलक का आवर्तकाल, दोलक की लंबाई L पर, दोलक के मास M पर और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण G पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल के लिए सूत्र ज्ञात करें। यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोले? सरल दोलक का आवर्तकाल, सरल दोलक का आवर्तकाल आवर्तकाल को लिखते हैं T से। आवर्तकाल T किस पर? T निर्भर करता, पहला क्या कहेंगे? दोलक की लंबाई, दोलक की लंबाई L पर। दूसरा गोलक का मास, गोलक का, गोलक मतलब बॉब, गोलक के मास M पर। और तीसरा क्या कहेंगे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण, इसको लिखते हैं G से, G पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो T के लिए, T के लिए सूत्र स्थापित करें, सूत्र स्थापित करें। ठीक है, अभी जो बताए उसी आधार पर कि T चूंकि L पर निर्भर करता है, निर्भर करने का मतलब अभी बताए नहीं थे कि समानुपाती भी हो सकता है, व्युत्क्रमानुपाती भी हो सकता है। ये किससे पता चलेगा? L की पावर से पता चलेगा। इसलिए T समानुपाती L पर कुछ पावर मान लेंगे, हैं? फिर T जो है M पर निर्भर करता है, यहाँ यह भी मान लेंगे कि T समानुपाती M टू द पावर B है, और G पर निर्भर करता है, इसलिए T समानुपाती G टू द पावर C है। ठीक है, इसी तो बात है। तो क्या कहेंगे? मान लिया T समानुपाती क्या है? L टू द पावर A, और यही समानुपाती क्या होगा? M टू द पावर B, और यही समानुपाती क्या होगा? G टू द पावर C। ये तीन बात पर T निर्भर करता है। ठीक है, तीनों को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमको प्राप्त होगा कि T समानुपाती हो गया L टू द पावर A, M टू द पावर B एंड G टू द पावर C। फिर यहाँ वही बात, ये समानुपाती का मतलब नॉट इक्वल होता है। समानुपाती का मतलब हुआ कि ये प्रोडक्ट ऑफ तीन, ये थ्री क्वांटिटी, ये तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो T बढ़ेगा। ये तीन प्रोडक्ट का, तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर घटेगा तो T घटेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। समानुपाती का मतलब हुआ एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, तो ऐसे संबंध को समानुपाती कहते हैं। इसलिए ये इक्वल नहीं है, बल्कि इसको इक्वल करने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि T बराबर
सम कांस्टेंट k इंटू n टू द पावर a m टू द पावर b g टू द पावर c। यही मेरा सूत्र बन गया आवर्त काल के लिए। इसमें कमी क्या है? इसमें कमी है केवल a b c का वैल्यू जानना, और जानने के लिए क्या करेंगे कि दोनों ओर की राशि का बीमा लिख देंगे। यहाँ फिर के क्या है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसका ना तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, क्या कहेंगे दोनों ओर के राशि का बीमा लिखने पर बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? टी का बीमा तो टी होगा। अब इसमें एम और एल नहीं है तो हम इसको बोले थे डायमेंशन लिखेंगे, जो क्वांटिटी नहीं है उस पर पावर 0 देके लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा m टू दी पावर 0 n टू दी पावर 0 और t हो गया। यहाँ क्या है? k का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, l का डायमेंशन l हो जाएगा, इस पर पावर a है। m का डायमेंशन m ही रहेगा क्योंकि इसका पावर b है। और g क्या है? g त्वरण है। त्वरण चाहे जैसा भी हो, चाहे वो टेक्निकल त्वरण हो या गुरुत्वजनित त्वरण हो, त्वरण का जो डायमेंशन होता है वही होगा। तो त्वरण का डायमेंशन क्या होता है? l t पर पावर -2, इस पर पावर c है। ठीक है, अब सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? m टू द पावर 0 n टू द पावर 0 t इक्वल टू k इंटू ये क्या हो जाएगा? m टू द पावर b है, तो m टू द पावर b। यहाँ l पर पावर a है, यहाँ l पर पावर ये c का मतलब इस पर भी है, तो दोनों गुना होगा, गुना में पावर जुटेगा, तो l पर पावर a प्लस c हो जाएगा। और t पर पावर ये पावर -2 पहले से है, ऊपर में होल पावर c है, पावर का पावर 2 होगा, तो t पर पावर -2c हो गया। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब क्या किए तो पहले बार में कि दोनों ओर m l और k का पावर को इक्वेट करते हैं। क्योंकि फॉर्मूला मेरा सत्य है, यदि फॉर्मूला सत्य है तो दोनों ओर m l और t का पावर समान होगा। नहीं तो पावर को समान कर देते हैं, तो क्या कहेंगे? equating the power of m, l and t in both sides. ठीक है, तो पावर ऑफ m क्या हो जाएगा? पावर ऑफ m यहाँ 0 है, एक तरफ से 0 है, दूसरे तरफ b है, m 0 बराबर b हो गया। पावर ऑफ l क्या है? यहाँ 0 है और इधर a प्लस c है। और पावर ऑफ t इधर क्या है? 1 है पावर, और इधर क्या है? -2c है, -2c है। ये तीन इक्वेशन हमको मिल गया, ये तीन इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b, इसको कहते हैं c,
तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ABC का मान मालूम हो जाएगा। सॉल्व क्या करना है, यहाँ B A से तो मालूम है ही कि B का मान 0 है। समीकरण A से क्या पता चल रहा है कि B इक्वल टू 0 है। ठीक है। समीकरण C से क्या चल रहा है पता, समीकरण C से क्या पता चल रहा है, समीकरण C से पता चल रहा है कि -2 से इक्वल टू 1 है, इसलिए C इक्वल टू निकल गया -1/2। ठीक है। और C का मान यहां रख देते हैं। C का मान B में रखने पर, B में रखने पर क्या हो जाएगा, B में A प्लस C है, C का मान -1/2 है, इक्वल टू 0 है, तो A इक्वल टू इसको उठा के इधर लेंगे माइनस है प्लस हो जाएगा, तो A बराबर 1/2। तो सब कुछ मालूम हो गया, A मालूम हो गया, B मालूम हो गया, C मालूम हो गया। तो समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में ABC का मान रख देते हैं। नहीं तो समीकरण फर्स्ट में A B एंड C का मान रखने पर, तो समीकरण सूत्र क्या है, T इक्वल टू K इंटू क्या है, L टू द पावर A है, A का मतलब हाफ, और M टू द पावर B है, B का मतलब 0, और G टू द पावर C है, C का मतलब -1/2। ठीक है। तो T इक्वल टू निकल गया K इंटू L टू द पावर हाफ, ये -1/2 इसको नीचे लाएंगे तो G टू दी पावर हाफ हो जाएगा। ये दोनों पर पावर हाफ है, इसलिए इकट्ठे हम लिख सकते हैं K इंटू L बटे G पर पावर हाफ। नहीं लिख सकते हैं, दोनों पर पावर हाफ हाफ है, इकट्ठे और पावर हाफ लिख सकते हैं। और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है। कहाँ गया नहीं, हाँ, तो T बराबर हो गया K रूट अंडर L बटे G। यही आपका सूत्र निकल गया आवर्तकाल के लिए। कहिएगा यहाँ K क्या, K तो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान एक्सपेरिमेंट से निकलता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से K का मान K बराबर 2π आ जाता है, इसलिए T बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए T बराबर हो जाएगा 2π रूट अंडर L/G। यही आपका फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और यदि समझने की इच्छा हो तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिस्कस करेंगे। नहीं, तब तक यहाँ तक समझिए। हाँ, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यही तो हम लोगों का पूंजी है, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।